श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री डूंगरराम गेदर। श्रीमान जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आज माननीय विधायक से सूरतगढ़ क्षेत्र की जो सामान्य समस्याएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। 1 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया है। इनके कार्यकाल में उस दौरान क्या क्या कार्य किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। विधायक जी, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि 1 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया है और इसमें आपने कौन कौन से जो विकास कार्य जो उनको मुख्य रूप से आपने दिशा दी है। सूरतगढ़ विधानसभा में मुझे 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और उस 1 साल के अंदर सूरतगढ़ की जनता ने जो विश्वास मुझ पर किया है उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया गया है और इस माध्यम से कि विधानसभा के अंदर हम क्षेत्र के मुद्दों को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, क्षेत्र के मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और इसके लिए सबसे ज़्यादा यानी करने का प्रयास किया गया है। जिसमें ये कह सकता हूँ कि पहला जो सत्र था उस सत्र के अंदर मुझे 30% लगाने थे और मैंने 30 के 30% यानी सरकार से पूछे हैं। दूसरा जो सत्र था, बजट सत्र था, उसमें 100% मुझे लगाने थे और वो 100 के 100% मैंने लगाए हैं। अभी अंत्य सत्र चल रहा था तो अंत्य सत्र के अंदर भी सप्ताह के अंदर 1% हमें लगाना होता है और वो भी मैंने पूछने का प्रयास किया है। तो इसलिए विधानसभा के अंदर जो सबसे ज़्यादा बोलने का प्रयास भी किया गया है। तो विधानसभा के अंदर जो हमें बोलने के जो जिम्मेदारी यहाँ की जनता ने दी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा निभाने का काम किया है। और जहाँ तक विकास के काम का मामला है, विकास कार्य के अंदर सड़कें हैं, अस्पताल हैं या और जो भी सुविधाएं हम लोगों क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। जैसे मेरा बजट है, हमें 5 करोड़ का बजट विधानसभा में 1 साल के लिए एक विधायक को मिलता है, विधायक निधि। और मैं पहला विधायक हूं जिसने लगभग 5 करोड़ और 35 लाख की अनुशंसा सबसे पहले मैं कर चुका हूं। अभी भी 2 महीने इस सत्र के बजट सत्र के बाकी पड़े हैं 31 मार्च तक। तो इस तरह से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम करवा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये किया गया है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम है वो करवा सकें ताकि यहाँ के स्कूलों के अंदर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके, नई टेक्नोलॉजी मिल सके, नई सुविधाएं मिल सके और बच्चे हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकें। जी विधायक जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपने विधानसभा में भी जो सूरतगढ़ क्षेत्र की मुख्य सवाल हैं उनको आपने पहुंचाया ताकि उन पर काम हो सके। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सूरतगढ़ जो शहर है उसको हम जिला घोषित करवाने के क्षेत्र में क्या प्रयास कर रहे हैं। सूरतगढ़ को जिला घोषित करवाने के लिए सूरतगढ़ के अंदर काफी लंबा आंदोलन रहा है और सूरतगढ़ वास्तव में ही जिले के लायक है। जो भी मापदंड सरकार तय करती है, दूरी का मापदंड है, क्षेत्र का मापदंड है, समस्याओं का मापदंड है या सुविधाओं का मापदंड है, इन सारे के सारे मापदंडों को है वो पूरा करने का काम सूरतगढ़ करता है। और विधानसभा के अंदर हम सूरतगढ़ जिला बने इसके लिए मैंने स्पेशली पर्सन भी लगाया है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भी हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि सूरतगढ़ को जिला है वो बनाया जावे। तो इसलिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया गया है। विधायक जी, आपने बताया कि आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि सूरतगढ़ को भी जिला घोषित कर दिया जाए। हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो सूरतगढ़ क्षेत्र की एक मुख्य समस्या है कि यहाँ की जो ज़मीनें हैं उनकी पैमाइश या पंजीयन जो है वो तरमीम जिसको हम बोलते हैं, उस क्षेत्र में आपने कार्य भी किया है। उसके अंदर आपने अभी तक क्या कार्य किए हैं और आगे की क्या कार्य योजना है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। वास्तव में ये बहुत बड़ा सवाल है सूरतगढ़ के लिए और सूरतगढ़ के लोग चकबंदी है जो इसके माध्यम से, क्योंकि सूरतगढ़ की सारा काफ़ी जो क्षेत्र है वो खसरों के अंदर आता है और खसरों के अंदर आने की वजह से वहाँ के लोगों को सीमांकन को लेकर के बहुत ज़्यादा आपस में झगड़े होते हैं। जब भी बरसात आती है तो और भी मुद्दों को लेकर के झगड़े होते हैं। तो इस चकबंदी को लेकर के विधानसभा के अंदर भी मैं स्पेशल पर्सन लगा करके चकबंदी में मैं विधानसभा के अंदर बोला हूं और मंत्री ने जवाब भी दिया है कि हम जल्दी से जल्दी पूरी की पूरी चकबंदी को लागू करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद कुछ चक्कों की चकबंदी की फाइल भी हमारी चल रही है। अभी जस्ट ही जिला कलेक्टर के पास श्रीगंगानगर के पास हमारी यहाँ की फाइल गई है और जल्दी हम लोग इस चकबंदी को लागू करवाने का काम भी पूरे सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर करेंगे। इसके साथ ही किसानों की एक समस्या रहती है कि कृषि कनेक्शन जो है वो उनको मिलने में कई बार देरी होती है या फिर नहीं मिल पाता है। उसके क्षेत्र में आपके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, देखो कृषि क्षेत्र के अंदर, क्योंकि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारा जो हिस्सा है वो बिरानी बेल्ट है, और विशेष तौर से एटा सिंगरासर माइनर का जो आंदोलन चला, और उस आंदोलन के बाद वहाँ के लोगों को एटा सिंगरासर माइनर तो सरकार नहीं दे पाई, लेकिन विशेष कनेक्शन है के माध्यम से उनको कनेक्शन अब ज़्यादा मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन जब दिए गए तो मांग भी ज़्यादा उठी। हालांकि पिछले 2 सालों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन है वो सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर नए कृषि कनेक्शन हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से जो डिमांड नोटिस लगभग 1.5-2 सालों से भरे हुए हैं उनके काम चल रहे हैं अभी। और इस पर भी मंत्री महोदय से हमारी बिजली को लेकर के विशेष तौर से हमारी मीटिंग भी हुई, हमारे विधायकों की मीटिंग भी ऊर्जा मंत्री जी ने ली, और उसके अंदर ये मुद्दा भी उठा। तो जल्दी से जल्दी, हालांकि बहुत से काम ठेकेदारों को दे दिए गए हैं और जल्दी ही ये कृषि कनेक्शन भी इनको मिलेंगे, पूरा का पूरा काम इन पर हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस दिशा में कार्य हो रहा है और जल्दी किसानों को जो कनेक्शन जो है वो हासिल हो जाएंगे। सूरतगढ़ शहर की जो एक मुख्य समस्या है, सूरतगढ़ बीकानेर रोड पर जो ओवरब्रिज का कार्य चल रहा है वो काफी समय से अटका हुआ है और इसकी गति जो है बढ़ नहीं रही है। इसके दिशा में क्या कार्य किया जा रहा है? सूरतगढ़ के पास बाईपास पे ओवरब्रिज का काम जो चल रहा है वो बीच में रुक गया था, लेकिन विशेष प्रयासों से अधिकारियों से बातचीत करने के बाद इसमें गति आई है और अभी दोबारा इस काम को शुरू किया गया है। तो अभी जल्दी से जल्दी इस काम को करने के लिए वो पाबंद हैं, और ठेकेदारों से, अधिकारियों से जो बातचीत होती है उस बातचीत के माध्यम से कि इस काम को भी हम लोग जल्दी है निपटाने का काम करेंगे। शहर में आवारा पशु, चाहे वो गाय, कुत्ते हों, बैल हो, इन तरह के जो पशु हैं आवारा, उनका भी काफी संख्या में जो है वो जगह जगह देखने को मिलते हैं। उनकी वजह से गंदगी भी होती है और सुरक्षा जो है उस पर भी एक सवाल उठता है। तो इसके क्षेत्र में क्या कार्य जो है वो किए जा रहे हैं? सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर देखो, निराश्रित जो पशु हैं इनकी काफ़ी बड़ी समस्या हमेशा से रहती है, और इसके लिए एक नंदीशाला सरकार की ओर से सूरतगढ़ के अंदर चल रही है, गौशालाएं चल रही हैं और भी गौशालाएं बन रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये समस्या ज्यों की त्यों वास्तव में बनी हुई है, और ये गंभीर समस्या, इसकी वजह से बहुत से एक्सीडेंट भी होते हैं, कचरा भी फैलता है और भी फैलता है। तो इसके लिए नंदीशाला और गौशालाओं को पाबंद करने का काम बार बार सरकारों द्वारा किया जाता है कि इस तरह के जो निराश्रित पशु हैं उनको आप कवर करें, उनको गौशाला और नंदीशाला के अंदर लें। लेकिन इसके बाद भी बचे हुए हैं तो उनको और भी लेने का प्रयास है वो करेंगे, और सरकार से लिखेंगे कि यदि इन नंदीशाला और गौशालाओं की कमी है तो और खोलने का काम भी किया जाए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सड़क जो है हमारे शहर की और आसपास की, उनके जो हालत है वो कई बार खराब रहती है, नालियों की सफाई या कचरा प्रबंधन जो है, उस क्षेत्र में आप क्या कार्य कर रहे हैं? देखो, पिछले साल सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए का बजट सड़कों के लिए दिया गया था जी, हर विधायक को, और उसके अंदर अपने इंदिरा सर्किल से लेकर के दान मंडी तक की जो सड़क बनी है वो सड़क उसी कोटे से बनी है। इसी तरह से सरदारगढ़ जो लिंक रोड है वो पेच वर्क है वो हुए हैं, वो उसी कोटे से हुए हैं। इसके अलावा संगीता से लेकर के और 42 आरडी तक जो सड़क बनी है वो उसी कोटे से बनी है। इसी तरह से 6 SSPD से लेकर के 8 SSPD तक जो सड़क बन रही है वो भी उसी कोटे से बन रही है। तो इस तरह से सड़कों का काम भी काफी है वो चल रहा है, और नालियों का काम भी शहर के अंदर चल रहा है, और भी उन कामों में तेजी लेकर के आने का प्रयास है वो करेंगे। अभी प्रशासक नियुक्त है, क्योंकि चेयरमैन है नहीं, तो प्रशासक नियुक्त है, तो प्रशासक SDM है, तो SDM साहब से बात करके और इसको और भी ज़्यादा अच्छी दुरुस्त हो और शहर के लोगों को अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए काम है वो किया जाएगा। हमारे शहर में जो सीवेज है उनके क्षेत्र में हमारे शहर को क्या एक नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मिल जाए, या जो पहले से उपलब्ध है उसको अपग्रेड किया जाए? वास्तव में STP जो बनी हुई है यहाँ, इस पे जितना काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ, और सीवरेज का काम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थे वो पूरी सुविधाएं आज सूरतगढ़ के लोगों को नहीं मिल पा रही है। इस पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और इस पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए और ज़्यादा सरकार को लिखने का काम, और सरकार को विधानसभा इस बजट के अंदर ही लिखने का काम हम लोग करेंगे। हम आपसे चिकित्सा के बारे में जानना चाहेंगे कि अस्पतालों की जो वर्तमान स्थिति है उससे आप हमें अवगत कराइए, और आगे इनके एक्सपेंशन की या फिर कोई नए
अस्पताल खोलने की अगर आपकी कोई योजना है उसके बारे में आप बताइए। हाँ, सूरतगढ़ जो अस्पताल है, सूरतगढ़ के अंदर 3 CSC हैं। विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 CSC है। एक CSC पिछले सत्र के अंदर ही जैसर है वो बनी है जी। तो उसका तो बिल्डिंग का काम नए सिरे से चल रहा है। निर्वाणा की नई बिल्डिंग है, लेकिन सूरतगढ़ और राजियासर ये 2 CSC हैं जिनकी बिल्डिंग का वर्क है वो होना जरूरी था। तो इसलिए पिछले बजट के अंदर मैंने ये मांग की विशेष तौर से, और राजस्थान सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए पिछले बजट के बाद लगभग 7-7, 8-8 करोड़ रुपए दोनों CSC में भवन निर्माण के लिए दिए गए हैं। तो उनका काम जल्दी है वो शुरू होगा और ये भवन निर्माण होंगे। इसके अलावा सूरतगढ़ क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, सूरतगढ़ के अंदर आबादी भी ज्यादा है, तो हमारी ये मांग पिछले बजट के अंदर भी थी और इस बजट के अंदर भी मेरी तरफ से रहेगी कि सूरतगढ़ अस्पताल को उपजिला अस्पताल घोषित किया जाए, ताकि उपजिला अस्पताल की जो सुविधाएं हैं और ज्यादा सुविधाएं हैं वो सूरतगढ़ को मिल सके। इसका प्रयास है वो हम लोग करेंगे। जी, आपके प्रयासों से अगर इस तरह से अगर हम उप जिला अस्पताल का दर्जा इस अस्पताल को दिला देते हैं तो जो आने वाले मरीज हैं उनकी सुविधाओं में भी इजाफा होगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में सूरतगढ़ में आसपास के क्षेत्र से काफी जो छात्र छात्राएं हैं आते हैं कोचिंग हो या अन्य पढ़ाई करने के लिए, हमारे यहाँ जो कॉलेज है उसको अपग्रेड करने के बारे में या फिर कोई नया गर्ल्स कॉलेज जो खोलना है उसके बारे में क्या कोई कार्य योजना है आपकी? सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर जो कॉलेज है जी, वो उसको आज भी और ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट की जो क्लासें हैं वो और ज़्यादा लगने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सब्जेक्ट आने की ज़रूरत है। और इसके बारे में इस बजट के अंदर भी सरकार को विशेष तौर से मैंने पर्सन भी पूछे हैं और लगाए भी हैं। पिछले सत्र के अंदर पिछली सरकार में एक नया कॉलेज भी बीरवाना में खुला है और उसको चालू करने का काम भी विधानसभा के अंदर मैंने पर्सन भी लगाया। उच्च शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त भी किया कि जल्दी से जल्दी उस नई जो बिल्डिंग बनी है उस नई बिल्डिंग के अंदर हम उस कॉलेज को वो उन बच्चों को पढ़ाई का काम शुरू करेंगे। हालांकि उसका उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी तक बच्चे हैं वो बैठने शुरू नहीं हुए हैं। थोड़ी बहुत भौतिक सुविधाओं की कमी है, उन सुविधाओं को पूरा करके। लेकिन इसके अलावा भी वास्तव में लगभग 100-125 +2 के स्कूल है यहाँ जी, और एक +2 के यानी 12वीं कक्षा के अंदर एक स्कूल में यदि 40 से 50 बच्चों की एवरेज भी माने तो लगभग 5000 बच्चे पास आउट +2 के अंदर होते हैं। अब 5000 बच्चों में से यदि 1500 बच्चे यदि ड्रॉप भी कर देते हैं तो भी 3-3.5 बच्चों को कॉलेज की जरूरत है। तो जो वास्तव में इन 2 कॉलेजों से पर्याप्त नहीं है। आज भी हमारा ये मानना है कि सूरतगढ़ शहर के अंदर है वो महिला कॉलेज की जरूरत है, राजियासर के अंदर कॉलेज की जरूरत है, जैसर के अंदर महिला कॉलेज की जरूरत है। और इसके लिए बार बार हम लोगों ने लिखा भी है, प्रयास भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये कॉलेज और बने। और इसके अलावा यहाँ जो कोचिंग हब है सूरतगढ़, इस कोचिंग हब की वजह से भी वो बच्चे सारे के सारे कॉलेज के अंदर भी एडमिशन साथ के साथ लेना चाहते हैं ताकि वो कोचिंग भी करें और साथ में कॉलेज में पढ़ाई भी करें। तो इसके लिए और ज्यादा कॉलेजों की जरूरत है और इस जरूरत के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे सरकार से लिखने का, प्रश्न पूछने का और जो भी हमारे लेवल पर काम हुआ उसको करने का काम हम लोग करेंगे। आपने बात की जैसर और राजियासर की, तो ये दोनों ही उप तहसीलें हैं और काफी समय से मांग है कि इनको तहसील बना दिया जाए। इस क्षेत्र में क्या कार्य किया जा रहा है? अभी देखो पिछले बजट सत्र के अंदर भी मैंने सरकार को लिखा है कि इन दोनों उप तहसीलों को तहसील का दर्जा मिले और अब की बार फिर इस बात को दोहराने का काम हम लोग करेंगे कि राजियासर को और जैसर को उप तहसीलें इनको तहसील का दर्जा देने का काम करें ताकि वहां सारे के सारे काम है वो किसानों के हो सकें और किसानों को दूर तक यानी भटकना न पड़े। तहसील लेवल के काम है वो सारे के सारे उन तहसीलों पर हो सके, इसके लिए हम लोग आगे और प्रयास करेंगे। 26 जनवरी आ रहा है, हमारा गणतंत्र दिवस का जो त्योहार है वो आ रहा है। हम आपसे ये चाहेंगे कि क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश, शुभकामना आप देना चाहें। 26 जनवरी की सभी पूरे क्षेत्र की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयां। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ और उस संविधान की वजह से आज हम सब लोग जिंदा हैं। आज हम लोगों को उस संविधान के तहत अपने आप को चलाने की, अपने कर्तव्यों को, अपने नीति निर्देशक तत्वों को मानने की जरूरत है। और इसमें विशेष तौर से मेरा ये कहना है कि हम लोग जो नशे की प्रवृत्ति ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों के अंदर फैल रही है उससे हम अपने बच्चों को दूर करने के लिए प्रयास करें। और भ्रष्टाचार है
इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करें। जिस दिन हम लोग भ्रष्टाचार और नशाखोरी से दूर हो जाएंगे तो हम एक बहुत ही स्वच्छ और अच्छा प्रशासन और अच्छा वातावरण के अंदर अच्छी जिंदगी हम लोग जी पाएंगे, सुख से जी पाएंगे। इसके लिए 26 जनवरी की एक बार फिर सभी को लख लख बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय विधायक श्री डूंगरराम जी गेदर, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।